तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्राइम थ्रिलर मूवी आर्यन। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो न्यूज चैनल के स्टूडियो में घुसकर सभी को हॉस्टेज बना लेता है और लाइव आकर पुलिस को चैलेंज करता है कि वो अगले 5 दिनों में 5 लोगों को मारेगा, और ये कहकर वो खुद सुसाइड कर लेता है। अब मरने के बाद वो उन 5 लोगों को कैसे मारेगा, क्या पुलिस इसे रोक पाएगी? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में नैना को देखते हैं जो कि एक न्यूज एंकर है। वो अपने सीनियर से कहती है, मैं आज लाइव आकर अशोक मिनिस्टर की पोल खोलने वाली थी, लेकिन आप लास्ट टाइम में गेस्ट कैसे बदल सकते हैं? सीनियर कहता है, मिनिस्टर तुम्हारे सामने आने से डरता है, पर मैंने उसकी जगह एक्टर कैलाश को बुलाया है। वो कैलाश का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है और पूछती है, हमने सुना है आपके ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है। कैलाश कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना इन्वेस्टिगेशन किए मुझे क्रिमिनल दिखा दिया, पर पब्लिक मुझे बहुत पसंद करती है। तभी ऑडियंस में बैठा अलगर नाम का आदमी कहता है, जो तुम्हें हीरो कहते हैं वो सभी बेवकूफ है। इस बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है और कैलाश वहाँ से जाने लगता है। तभी अलगर गुस्से में उसके पैर पर गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का टीवी पर ये न्यूज देख लेता है और कनन को बताता है, तुमने जिसको माल दिया था वो आदमी टीवी पर गोली चला रहा है। वो बताता है, सारे दरवाजे बंद हैं, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। फिर नैना से कहता है शो लाइव रहना चाहिए और बताता है अगले 1 घंटे में यहाँ मर्डर होने वाला है। पुलिस, आर्मी, सरकार कोई भी कोशिश कर ले पर ये मर्डर होने से नहीं रोक सकती। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस मीडिया इकट्ठी हो जाती है। वो नैना को कॉल करके अलगर से पूछता है, तुम्हारी डिमांड क्या है? वो कुछ नहीं बताता और मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। नैना पूछती है, तुम किसे और क्यों मारने वाले हो? वो बताता है, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी जिन्हें लिखने में 10 साल लगे। मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसा पब्लिशर ने मुझसे बोला। वो पूछती है, तो क्या तुम किसी पब्लिशर को मारने वाले हो? अलगर बताता है, मैं नारायण को मारने वाला हूँ। फिर वहाँ की टीम ऑडियंस में बैठे सभी लोगों के नाम की लिस्ट चेक करने लगती है, पर उनमें से कोई भी नारायण नहीं होता है। वो फिर से कहता है, मैं चाहता था दुनिया मेरी तारीफ करे, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अपनी लिखी कहानी पर आज मैं एक क्राइम शो बना रहा हूँ जिसमें तुम सभी लोगों का एक करेक्टर है। आज से हर शाम अगले 5 दिनों तक मैं एक करेक्टर को मारूंगा और जिसको मारने वाला हूँ उसका नाम 1 घंटे पहले बता दूंगा। ये कहने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है और वो लोग समझ जाते हैं अलगर ही नारायण है। ये देखकर नैना सोचने लगती है, अलगर तो खुद मर गया, अब वो मर्डर कैसे करेगा? अगले दिन वो लोग मीटिंग करते हैं और इस केस की जिम्मेदारी नंबी को देते हैं, जो ऑलरेडी इसी तरह के एक सीरियल किलिंग केस को सुलझा चुका है। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है। नंबी की वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती है। वो बताती है, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, पर पिछले 2 साल से हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रहा ही नहीं। नंबी कहता है, मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जज कहती है, 3 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास, सोच लो क्या करना है। इसके बाद वो नैना से मिलता है। उस दिन स्टूडियो में क्या हुआ था वो उसे पूरी डिटेल बता देती है और कहती है, अलगर ने बोला था उसकी कहानी में आपका रोल हीरो का है। अलगर को पता था आप उसे रोकने जरूर आओगे। फिर वहाँ पर काम करने वाले से पूछता है कि गन अंदर कैसे गई। वो बताता है, ऑडियंस को अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। अलगर ने कहा था उसे हीरो के साथ सेल्फी लेनी है। फिर उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और साथ में एक बॉक्स भी दिया। मैंने बिना चेक किए बॉक्स को अंदर रख दिया। इसके बाद वो अलगर के घर जाता है, जहाँ उसके पड़ोसी बताते हैं अलगर की वाइफ मर चुकी है और 18 साल का बेटा है जो अपनी मौसी के साथ रहता है। वहीं घर के पीछे जली हुई एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ नहीं होता है। फिर उसी शाम अलगर का एक वीडियो आता है। वो बताता है अगले 1 घंटे में अशोक को मारने वाला है। सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि मरने के बाद अलगर का ये वीडियो कैसे आया। इसे देखकर अशोक नाम के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने लगते हैं। तभी सीन मिनिस्टर अशोक के घर शिफ्ट होता है। कहता है, मुझे कल टीवी शो में जाना था, अगर वहाँ जाता तो अलगर मुझे मार देता, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। नंबी कहता है, मुझे लगता है ये वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई है जो अलगर की हेल्प कर रहा है। अगले सीन में एक सिक्योरिटी गार्ड अपने घर पर फोन करता है। बच्ची जैसे ही फोन उठाती है वैसे ही पीसीओ बूथ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है उस आदमी का नाम अशोक है। अकबर बताता है, पीसीओ बूथ के अंदर सिर्फ इतनी क्वांटिटी में आरडीएक्स लगाया गया है जिससे पीसीओ बूथ के अंदर बालाई मर सके, और इसे ऐसे प्लांट किया गया था कि सिर्फ इसी नंबर को डायल करने पर ब्लास्ट हो जाए। नंबी कहता है, मुझे लगता है अलगर और अशोक में कोई कनेक्शन है, तुम लोग पता करो अलगर को ये आरडीएक्स कहाँ से मिला और अशोक ने किस नंबर पर फोन किया था। अगले दिन वो लोग अशोक के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और पता चलता है अशोक इंडियन आर्मी में था। फिर वो अशोक की बेटी से पूछताछ करते हैं, जो बताती है उसके पापा का अलगर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर 2 दिन के बाद रात के 8 बजे वो अपनी पोती को कॉल जरूर करते थे। इसके बाद वो लोग अलगर के बेटे सूर्या से पूछताछ करते हैं, जो बताता है, मेरे पापा कुछ बड़ा करना चाहते थे और अपनी कहानी के लिए रिसर्च करने के लिए हफ्तों के लिए चले जाते थे। एक दिन तो मैंने उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई देखी थी। इसके बाद वो पब्लिशर से मिलता है। वो कहता है, इस किताब की बहुत डिमांड है,
एक दिन में 1000 से ज्यादा ऑर्डर आ गए हैं और कुछ डायरेक्टर इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। नम्बी पूछता है तो फिर इसकी रॉयल्टी किसे दी जाएगी। वो कहता है इन सब के लिए अलगन ने एक वकील अपॉइंटमेंट किया था और कहा था जब टाइम आएगा वकील मुझे खुद कांटेक्ट कर लेगा। फिर वो नैना को फोन करके कहता है उस दिन अलगन ने आपको जितनी भी बुक्स के बारे में बताया था मैंने वो सभी पढ़ ली सिवाय आर्यन के। नैना कहती है क्योंकि वो बुक अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। फिर वो अपने सीनियर को जाकर बताता है अशोक और अलगर सेम है, दोनों बूढ़े हैं और उनकी पत्नी मर चुकी हैं और उन दोनों के बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। मुझे लगता है अलगर का अगला विक्टिम बूढ़ा ही होगा। फिर उसी शाम अलगर का वीडियो आता है जो बताता है आज रात 8 बजे रजिया नाम की लड़की को मारने वाला है, जिसे देखकर सीनियर नंबी से कहते हैं हमने कहा था अलगर का अगला विक्टिम बूढ़ा होगा पर ये तो किसी लड़की की बात कर रहा है, कैसे भी करके अब इसे रोको। अगले सीन में रजिया को भरतनाट्यम करते हुए देखते हैं। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो मर जाती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है रजिया के मेकअप किट में साइनाइड मिला था। फिर वो अपनी टीम से कहता है मेकअप रूम में आने वाले जितने भी लोगों पर शक किया जा सकता है उन्हें ढूंढो। रजिया का अलगर से क्या कनेक्शन है और अलगर को साइनाइड कहाँ से मिला ये भी पता करो। फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं जिससे पता चलता है रजिया मुस्लिम लड़की थी जो गरीब बच्चों को फ्री में भरतनाट्यम सिखाती थी, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। एक मुस्लिम लड़की भरतनाट्यम कैसे सिखा सकती है, जिसकी वजह से उसे अपनी डांस क्लास बंद करनी पड़ी। अगले सीन में वो नैना से मिलने जाता है। वो कहती है अशोक इन्हीं लोगों को सिलेक्ट करके क्यों मार रहा है, इन्हें मारकर अलगर को क्या मिलेगा। तभी उसे फोन आता है अलगर को आरडीएक्स देने वाला कनन मिल गया है। फिर वो कनन को पकड़ने जाता है और हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वो बताता है अलगर ने उससे गोला बारूद साइनाइड मांगा था जिसके बदले में उसने बहुत सारे पैसे दिए। फिर उसी शाम अलगर का एक और वीडियो आता है। वो कहता है अब मैं युवराज को मारने वाला हूँ। नंबी कहता है युवराज नाम के जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करो। थोड़ी देर बाद पता चलता है उस दिन कोई भी युवराज नाम का नहीं मरा। फिर अगले दिन उन्हें खबर मिलती है युवराज नाम के लड़के की स्कूबा डाइविंग करते हुए मौत हो गई है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कल शाम वो यहाँ प्रोटेस्ट करने आया था कि समुद्र में कचरा ना फेंकें। तभी वो पानी के अंदर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आज सुबह उसकी मौत हो गई। डॉक्टर बताता है युवराज की ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं, जबकि सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन थी, जिसे लेने से युवराज के फेफड़े बंद हो गए और वो बेहोश हो गया। फिर वो अपने सीनियर को जाकर बताता है मुझे लगता है अलगर ने इन सभी का पीछा करके उनका डेली रूटीन सब कुछ पता कर लिया होगा, फिर प्लान करके इन सभी को मार दिया। अलगर के सारे वीडियो उसके मरने से पहले रिकॉर्ड किए गए हैं। तभी उसकी पत्नी मैसेज करके पूछती है तुम ठीक तो हो, और उसके बारे में सोचने लगता है। फिर वो उससे मिलने जाता है और माफी मांगते हुए कहता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। फिर वो दोनों डिवोर्स लेना कैंसिल कर देते हैं। ऑफिस पहुंचने पर पता चलता है अलगर के वकील ने उन्हें कांटेक्ट किया है। इसके बाद वो वकील से मिलने जाता है। वकील अलगर की वसीयत सुनाता है जिसमें घर, किताबें, सारी संपत्ति शामिल है और किताबों की रॉयल्टी को काफी सारे ग्रुप्स में बांटने की बात कही गई है। फिर वो लोग सोचने की कोशिश करते हैं और नंबी कहता है मुझे लगता है अगला निशाना कोई महिला कार्यकर्ता या फिर नर्स होगी। फिर वो श्रेष्ठा को केयर इंडिया एसोसिएशन और जय को नाइट एंगल वेलफेयर एसोसिएशन में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए भेजता है। इधर एक न्यूज चैनल वाले को पेन ड्राइव मिलती है जिसमें अलगर का वीडियो होता है। वो कहता है मेरा अगला टारगेट आशा है, जिसे सुनकर वो लोग आशा नाम के बारे में सर्च करने लगते हैं। फिर उसे अलगर की बातों से एक क्लू मिलता है और आशा के बारे में पता चल जाता है। आशा और उसके पति नर्स थे, दोनों ने कोरोना टाइम में लोगों की बहुत सेवा की थी। तभी उसके पति भी कोरोना से मर गए थे। फिर लोगों ने भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जिस वजह से पति के मरने का उसे मुआवजा भी नहीं मिला। फिर वो लोग आशा के घर जाते हैं पर वहाँ तो ताला लगा होता है। पड़ोसी बताते हैं आज आशा के पति की डेथ एनिवर्सरी है, वो उनकी कब्र पर मोमबत्ती लगाने गई है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं आपकी जान खतरे में है, प्लीज हमारे साथ चलिए। फिर उन्हें कार में बैठा देते हैं। तभी उसकी नजर हाथ पर लगे खून पर पड़ती है और वो जल्दी से कार की तरफ जाता है तो देखता है आशा मर चुकी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है आशा ने जो मोमबत्ती कब्र पर जलाई थी उसमें जहर मिला हुआ था। हम भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर नैना से जाकर मिलता है और कहता है मैं हार गया, किसी को भी नहीं बचा पाया। नैना कहती है अभी एक और विक्टिम बचा है, उसे बचाना है। अगले दिन सफाई करने वाली औरत को पार्क में बेंच के नीचे एक मोबाइल मिलता है जिसे वो पुलिस को दे आती है। उसमें अलगर का वीडियो होता है। वो बताता है मेरे टारगेट का पहला अक्षर एन है, तुम समझ तो गए होगे नंबी सर। नंबी कहता है मेरे नाम का पहला अक्षर सिर्फ एक संयोग है, मैं अलगर की प्रोफाइल में कहीं फिट नहीं बैठता। सीनियर कहते हैं हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। नंबी कहता है ठीक है, मुझे विक्टिम ही समझो। फिर श्रेष्ठा से कहता है पर ऐसी महिला कार्यकर्ता को जरूर ढूंढो जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती है। मुझे लगता है अगला टारगेट कोई ऐसी महिला है। उनके जाने के बाद वो सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है नैना का भी पहला अक्षर एन है।
फिर वो नैना को फोन लगाता है पर बात नहीं हो पाती है। इसके बाद वो श्रेष्ठा को फोन करके कहता है नैना का भी पहला अच्छा रैन है, वो भी एक महिला कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती है। श्रेष्ठा कहती है ठीक है, मैं खुद वहाँ जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जय को पता चलता है नलिनी नाम की महिला कार्यकर्ता काफी दिनों से गायब है। इधर नम्बी उस वीडियो को दोबारा देखता है, तभी उसकी नजर कोने में रखी डायरी पर पड़ती है। ये वही डायरी होती है जो अलगर के घर से मिली थी। फिर वो उस डायरी को देखता है जो कि खाली होती है। जब लाइटर जलाकर देखता है तो उस पर अलगर के सारे प्लान दिख जाते हैं कि किस विक्टिम को कब और कैसे मारना है। फिर वो जय को फोन करके बताता है मैंने उसके सारे प्लान्स को डिकोड कर लिया है और टाइम 8 बजे दिया गया है। उसके घर के एक कमरे को हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। उसमें इतना सामान है कि कोई भी आदमी एक हफ्ते तक रह सकता है। जैसे ही मैसेज मिले वहाँ पहुँच जाना, हम जिस विक्टिम को ढूंढ रहे हैं शायद वहीं पर हो। थोड़ी देर बाद वो अलगर के घर पर पहुंच जाता है और कमरे को ढूंढने लगता है। फिर उसे बेड के अंदर एक टनल मिलती है जिसके अंदर जाने पर उसे एक बड़ा कमरा दिखाई देता है और वो वहाँ कांच के बॉक्स में फंस जाता है। तभी अलगर का वीडियो चलने लगता है। वो कहता है मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, 10 साल लगे ये प्लान बनाने के लिए। ये कहानी आज यहाँ खत्म होने वाली है। फिर उसमें पानी भरने लगता है और वो बचने की कोशिश करता है। फिर वो लाइटर से कांच को तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कुछ दिन पहले नलिनी नाम की महिला कार्यकर्ता गायब हो गई थी जो मिल नहीं रही है। नम्बी कहता है वो यहीं कहीं होगी। वो जमीन के अंदर बॉक्स में मिलती है और उसे बचा लेते हैं। इधर नैना भी केस को डिकोड कर लेती है और अपने सीनियर को बताती है। अशोक, रजिया, आशा, युवराज ये सभी सोशल वर्कर थे। नलिनी एक वुमेन्स ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थी। उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया और उसे समाज में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। ये सभी हमारी सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे थे, पर हमने उन्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो लायक थे। इसीलिए अलगर ने इन सभी को मारकर दुनिया का ध्यान इनकी तरफ खींचा और हमेशा के लिए उन्हें अमर कर दिया। जो भी लोग मरे हैं उनकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का काम मेरा ही तो है। यही अलगर की कहानी में मेरा रोल है। फिर ये सारी बातें वो नम्बी को बता देती है और नम्बी मीडिया में बता देता है। वो लोग पूछते हैं अलगर ने जो किया क्या वो सही है। नम्बी कहता है अलगर ने जो किया उसे सही समझकर हीरो मत बनाइए। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे सही काम करने के लिए कोई भी अलगर की राह पर चले। अगले दिन नैना उससे कहती है अलगर ने अगर एन नाम वालों को खत्म किया होता तो अलगर के हिसाब से एक परफेक्ट क्राइम बन जाता आर्यन। वो कहता है अलगर का फाइनल विक्टिम नलिनी ही थी, मुझे वो टारगेट कर ही नहीं सकता था। तभी जय उसे किताब देते हुए बताता है कल मुझे ये अलगर के घर से मिली थी, मैं आपको देना भूल गया। उस बुक का टाइटल आर्यन होता है। बुक को पढ़ने से उसे पता चलता है 6 साल पहले जब नम्बी सीरियल किलिंग केस को सॉल्व कर रहा था, अलगर की नजर तभी से उस पर थी। नम्बी के काम के प्रति लगाव और ईमानदारी को देखते हुए अलगर ने उसे अपनी कहानी का हीरो बना दिया। अलगर के हिसाब से उसकी कहानी का फाइनल विक्टिम नलिनी या नम्बी कोई भी हो सकता था। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली मूवी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।